यार जरा नूर से तो बात कराना मेरी। नूर को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जान निछावर करती है मुझ में, आज भी मरती है मुझ पर। प्रूफ चाहिए तुम्हें? बकवास बंद कर अपनी। रिलैक्स रिलैक्स। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्या एक रिश्ता बाहर से तोड़ा जा सकता है या हर बहरान की जड़ें असल में अंदर ही होती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं दो ऐसी शादियों की कहानी में जो बहुत शदीद लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का सामना कर रही हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं जुल्फ़िकार और नूर जिनके रिश्ते पर कोई बैरूनी ताकत हमला कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ हैं सालार और आरुषमा जिनकी जंग उनके अपने अंदरूनी इख्तिलाफात से ही शुरू होती है। ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। अच्छा, तो आज के इस तर्जीहे में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम दोनों शादियों के बहरान पर एक नज़र डालेंगे, फिर हर एक की वजूहात को अलग अलग समझेंगे, यानी बैरूनी हमला और अंदरूनी टूट-फूट। उसके बाद इनका मुवाजना करेंगे और आखिर में शराकतदारी के एक बहुत बुनियादी सवाल पर बात खत्म करेंगे। चलें तो सबसे पहले इन दो जोड़ों की दुनिया में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल की शराकतदारी किन चैलेंजेस से गुजरती है। इस कहानी के मरकज में असल में ये चार किरदार हैं। एक तरफ हैं जुल्फ़िकार और नूर। इनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन नूर के साबिक शौहर सालार की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। और फिर है सालार की अपनी नई बीवी अरुषमा, जो एक आज़ाद ख्याल खातून है और सालार के रिवायती ख्यालात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। बस इन्हीं किरदारों के बीच में जदीद रिश्तों की सारी पेचीदगियां और झगड़े जन्म लेते हैं। तो अब आते हैं अपनी पहली केस स्टडी पर, जुल्फ़िकार और नूर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक बैरूनी किरदार यानी सालार इनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। सालार का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है जहन के साथ खेलना। वो जानबूझकर जुल्फ़िकार के दिल में शक और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बीज बोता है ताकि वो अपने ही रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। उसकी फ़ोन कॉल्स उसकी इस हिकमत अमली की बिल्कुल साफ मिसाल हैं। ज़रा सालार का पहला हमला देखिए, कितना सीधा और बेबाक है। वो बराह रास्त जुल्फ़िकार की गैरत और उसके एहसास को चैलेंज करता है, ये दावा करके कि नूर आज भी उसी से मोहब्बत करती है। ये एक ऐसी चोट है जो बहुत गहरी लगती है। और फिर वो इस हमले को और भी ज़्यादा ज़ाती और तकलीफदेह बना देता है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी तस्वीर है जो जुल्फ़िकार के जहन में जहर घोलने के लिए बनाई गई है। ये नफ्सियाती जंग का एक बहुत सोचा समझा कदम है। और यहाँ हम जुल्फ़िकार का रद्द-ए-अमल देखते हैं। सालार का मंसूबा कामयाब हो जाता है। जुल्फ़िकार के लिए अब ये मामला सिर्फ नूर का नहीं रहा, बल्कि अपनी इज्जत और गैरत का बन गया है। उसे लगता है कि अगर वो चुप रहा तो वो बुज़दिल कहलाएगा। ये स्लाइड इस बहरान की जड़ को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। नूर ने बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो जुल्फ़िकार को मज़ीद परेशानी से बचाना चाहती थी, एक तरह से उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन जुल्फ़िकार के लिए ये एतमाद को तोड़ने के बराबर था। एक ही अमल, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब। और यही वो दरार थी जिसे सालार ने इस्तेमाल किया। उनका मसला हल कैसे हुआ? ये रास्ता मंतिकी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जज्बाती है। नूर दलील देने के बजाय खिदमत का रास्ता अपनाती है। इसके पसंदीदा खाने बनाकर जुल्फ़िकार पहले तो इसे रद्द करता है, लेकिन फिर अपनी कमज़ोरी मान लेता है कि उसने गुस्से में झूठ बोला था, और आखिरकार रिश्ते की तजदीद के साथ ये बहरान टल जाता है। चलें अब दूसरी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सालार और अरुषमा का मामला कैसा है। इनका झगड़ा किसी बाहर वाले की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी अपनी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तवक्कात की वजह से है। अरुषमा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल साफ साफ बता देती है। इसके लिए उसकी अपनी आज़ादी, उसकी समाजी ज़िंदगी, उसकी अपनी शनाख्त, ये सब नाकाबिल मुसालहत हैं। ये उसकी शख्सियत का वो हिस्सा है जिन पर वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और उसके बिल्कुल बरक्स है सालार की रिवायती सोच। उसके नज़दीक एक अच्छी बीवी वो है जो घरवालों के साथ वक्त गुजारे और अपने शौहर को तरजीह दे। यही से उनकी बुनियादी अक़दार का टकराव शुरू होता है। और इनका सबसे बड़ा इख्तिलाफ बच्चे के मौजू पर सामने आता है। सालार उसे एक हल समझता है, एक तरीका जिससे आरुषमा घरेलू बन जाए, जबकि आरुषमा इसे अपनी आज़ादी छीनने
और इसे कैद करने की एक कोशिश समझती है। एक ही ख्याल, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इनके झगड़े कितनी तेजी से बढ़ते हैं। बात एक छोटी सी बहस से शुरू होकर ज़ाती तौहीन, ख़ानदानी बहरान और आखिर में एक शख्स को घर से निकालने तक पहुंच जाती है। मतलब इनका रिश्ता मुसलसल तसादम की हालत में रहता है। तो अब जब हमने दोनों कहानियों को समझ लिया है, तो आइए इनको एक साथ रखकर इनका बराह रास्त मुवाजना करते हैं, ताकि इनके बुनियादी फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं। इस टेबल पर एक नज़र डालते ही दोनों कहानियों का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। जुल्फ़िकार और नूर का मसला एक बाहर के शख्स की वजह से शुरू हुआ और उनका बुनियादी मसला एतमाद का था। उन्होंने इसे जज्बाती अपील से हल किया, जबकि सालार और अरूशमा का मसला उनकी अपनी तवक्कुआत का टकराव था और वो इसे इल्ज़ाम तराशी और अल्टीमेटम से हल करने की कोशिश करते रहे। ये चार्ट उनके बातचीत करने के अंदाज को दिखाता है। जुल्फ़िकार और नूर का ग्राफ जज्बाती मुफाहमत में बहुत ऊंचा है। वो मंतिक पर कम और एहसासात पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ सालार और अरूशमा का ग्राफ तसादुम और मुतालबे में बुलंद है। इनकी बातचीत में हल ढूंढने की बजाय एक दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश ज़्यादा नज़र आती है। तो अब हम अपने तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम इन कहानियों से हासिल होने वाले अहम असबाक को समेटेंगे और एक बुनियादी सवाल पर गौर करेंगे। तो इन कहानियों से हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि बैरूनी हमले अक्सर रिश्ते के अंदरूनी कमजोरियों को ही सामने लाते हैं। दूसरी, जो तवक्कुआत बताई नहीं जाती वो झगड़ों की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। तीसरी, मसाइल को हल करना या तो एक जज्बाती सफ़र हो सकता है या फिर ताकत का खेल। और सबसे अहम बात, एक अच्छे पार्टनर की कोई एक तारीफ नहीं होती। और आखिर में ये सवाल रह जाता है, एक शराकतदारी में एक शख्स की आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है और दूसरे की तवक्कुआत कहाँ से शुरू होती हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर जोड़े को अपने लिए खुद तलाश करना पड़ता है। फर्ज करें कि, और ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन फर्ज करें कि कोई अपने घर के सुकून में बैठा है, जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई मसला नहीं है। हाँ, सब सेट है। और अचानक शौहर या बीवी के एक्स का फोन आ जाता है। ओहो। और सोचें, वो कॉल सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं है। वो एक्स इंतहाई एतमाद से, मतलब इतने धीठपन से कहता है कि भाई, मैं इस वक्त तुम्हारी बीवी के पुराने कमरे में उसके बिस्तर पर बैठा हूं और वो आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बाप रे, ये तो एक धमाका है। धमाका है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान ऐसी सूरत हाल में क्या करेगा? गुस्से से पागल हो जाएगा या फिर किसी और पहलू पर गौर करेगा? आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम ऐसी ही एक धमाकेदार सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। बिल्कुल। हम मशहूर ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की एपिसोड 36 के कुछ इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा हिस्सों को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मकसद ये है कि हम इन किरदारों की आड़ में छुपी हुई इंसानी नफ्सियात को समझें। हम देखें कि जब दो लोगों के दरमियान अना आती है, यानी वो जो ईगो का मसला होता है, तो रिश्ते कैसे दम तोड़ते हैं। सही। और ख़ास तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में रिवायती सोच और आजकल की जो जदीद ज़हनियत है, उसका जो तसादुम होता है, वो दिलों में कितनी गहरी दरारें डाल देता है। हम इस तहकीकी जायजे को आम जिंदगी के तजुर्बात से जोड़कर देखेंगे, ताकि सुनने वालों को समझ आए कि ये सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदार नहीं हैं। हाँ, ये हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। एग्जैक्टली, ये हमारे इर्द गिर्द पनपने वाले रवैये हैं। हम खुद भी कभी कभी इन्हीं हालात से गुजर रहे होते हैं। मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, एक ऐसी कॉल जो किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद हिला सकती है, हिला कर रख देती है। सालार, जो कि नूर का साबिक शौहर है, वो अचानक नूर के मौजूदा शौहर जुल्फ़िकार को कॉल करता है और सालार का अंदाज इंतहाई ढीठपन और तकब्बुर से भरा हुआ है। हाँ, जलील करने वाला अंदाज। बिल्कुल। वो जुल्फ़िकार को वाज़े तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है
وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ذوالفقار سے نور کی شادی صرف ایک مجبوری کا نتیجہ تھی، اور اگر وہ آج بھی نور کو آواز دے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس دوڑی چلی آئے گی۔ یہ بہت ٹاکسک موو ہے۔ بہت ٹاکسک ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی بات سن کر کسی کا بھی خون کھول اٹھے گا۔ ذوالفقار شدید غصے میں آتا ہے اور فوراً دھمکی دیتا ہے کہ وہ سالار کے گھر آ کر اسے اسی کی قبر بنا دے گا۔ دیکھیے، ذوالفقار کا یہ غصہ دیکھنے میں تو ایک عام رد عمل لگتا ہے نا، ہاں، فطری سی بات ہے۔ لیکن یہاں نفسیات کا ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے۔ سالار کا یہ رویہ خود پسندی یا نارسسزم کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ نور کو طلاق دے چکا ہے، رشتہ ختم ہو چکا ہے، بالکل۔ لیکن ذہنی طور پر وہ اب بھی نور پر اپنا قبضہ، اپنا کنٹرول تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ وہ دراصل ذوالفقار کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی، کاغذ پر تمہارا نام ضرور ہے، لیکن اصلیت میں وہ آج بھی میری ملکیت ہے۔ یعنی ایک طرح سے پراپرٹی کلیم کر رہا ہے وہ۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوتا ہے۔ نور بیچ میں آتی ہے، ذوالفقار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور باتوں باتوں میں یہ خلاصہ ہو جاتا ہے کہ سالار پچھلے کچھ دنوں سے نور کو لگاتار تنگ کر رہا تھا۔ یہ بات نور نے چھپائی تھی۔ بالکل چھپائی تھی۔ نور نے یہ بات ذوالفقار سے مکمل طور پر چھپائی۔ اگر اس کو ایک مثال سے سمجھیں ہم، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے گھر کا سیکیورٹی الارم بجا دیا ہو، لیکن گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ چور پہلے سے ہی اندر موجود تھا۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ جب کوئی پرانا پارٹنر اچانک زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے نا، تو موجودہ پارٹنر کی انا سیدھا خطرے کی گھنٹی محسوس کرتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات پر ضرور سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ ذوالفقار کا اس قدر آگ بگولا ہونا شاید اپنی جگہ ٹھیک بھی تو ہے۔ ایک شوہر یا بیوی اس بات پر غصہ کیوں نہ ہو کہ اس کے لائف پارٹنر نے اتنی بڑی بات چھپائی؟ کسی بھی انسان کو اندھیرے میں رکھے جانے پر برا لگتا ہے نا۔ اس میں ایگو یا انا کا کیا کام؟ یہ واقعی ایک بہت معقول سوال ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غصہ آنا فطری ہے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ذوالفقار کے غصے کا رخ کس طرف ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اچھا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سالار نور کو پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رہا تھا، تو ذوالفقار کا پہلا جملہ یہ نہیں ہوتا کہ نور، تمہیں ذہنی اذیت سے اکیلے کیوں گزر رہی تھی۔ رائٹ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں، بلکہ اس کی فکر کا مرکز کچھ اور ہی ہے۔ وہ کہتا ہے he'll think I have no honor۔ واو، یعنی غیرت کا مسئلہ بنا دیا۔ بالکل، یعنی وہ سمجھے گا کہ مجھ میں غیرت ہی نہیں ہے۔ ذوالفقار نور کی ذہنی تکلیف اور اس کے خوف کو سمجھنے کے بجائے اس پورے معاملے کو اپنی مردانہ انا اور سماج میں اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کا دکھ یہ نہیں ہے کہ نور پریشان تھی۔ نہیں، اس کا دکھ یہ ہے کہ ایک دوسرے مرد نے اس کی بیوی کو فون کیا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ عورت کی حفاظت کا معاملہ نہیں رہتا، یہ دو مردوں کے درمیان قبضے اور طاقت کی ٹکر بن جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ سچ میں دلچسپ ہے۔ ایک طرف وار چل رہی ہے بیسیکلی۔ ذوالفقار کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ہی چلا جاتا ہے، اور پورا گھر ایک عجیب سے خوف اور بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ ذوالفقار آگ بگولا ہے، اور نور کے پاس اس تتپن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وہی پرانا طریقہ، ایک بالکل روایتی صدیوں پرانا نسخہ، خوراک اور فرما برداری۔ وہ ذوالفقار کو منانے کے لیے سیدھا کچن کا رخ کرتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک عام سا کھانا نہیں پکا رہی ہوتی۔ دعوت چل رہی ہوتی ہے پوری۔ ہاں، دعوت۔ وہ ملازم کو بتاتی ہے کہ ذوالفقار کو چائنیز، تھائی، کانٹیننٹل اور باربیکیو پسند ہے، اور وہ یہ سب کچھ تیار کرے گی۔ یہاں ایک ایسی باریک تفصیل سامنے آتی ہے جو مجھے اندر تک عجیب لگی۔ وہ سرکے والی بات نا؟ ہاں، ملازم بتاتا ہے کہ اس نے مرغی کو دھو لیا ہے، اور نور انتہائی فکر مندی سے خاص طور پر پوچھتی ہے کہ کیا اسے سرکے سے دھویا گیا ہے، کیونکہ اگر ٹھیک سے نہ دھلے تو بیماری پھیل سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ سرکے والی بات صرف صفائی کا خیال نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ یہ دراصل اس ڈر اور اینزائٹی کی نشاندہی کرتی ہے جو نون کے اندر چل رہی ہے اس وقت۔
وہ جانتی ہے کہ ذوالفقار اس وقت ایک آتش فشاں کی طرح ہے جو کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ صحیح بات ہے، وہ ڈرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، کھانے میں ایک معمولی سی کمی یا بس سرکے کا نہ ہونا اس کے غصے کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ وہ خود کو اور اپنے ماحول کو انتہائی پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی شادی کا وجود اس وقت ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ اور اس سب محنت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تیار ہوتی ہے، رات گئے تک انتظار کرتی ہے۔ ذوالفقار جب واپس آتا ہے تو اس کی انا ابھی بھی چھت سے لگی ہوئی ہے۔ ایٹیٹیوڈ نہیں گیا اس کا۔ بالکل نہیں، وہ آتے ہی پہلا وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے، جو کہ سفید جھوٹ ہے۔ حالانکہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے جو صرف اور صرف نور کو سزا دینے اور اس کی ساری محنت کو ذلیل کرنے کے لیے بولا گیا تھا۔ جب ذوالفقار اس کی اس عبادت جیسی محنت کو ٹھکراتا ہے تو نور ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور گڑ گڑا کر کہتی ہے، آپ میری پوری دنیا ہے، میری زندگی ہے، آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور حیرت انگیز طور پر بس یہ سنتے ہی ذوالفقار بالکل پگھل جاتا ہے اور سیدھا کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر میں واقعی دماغ پر زور ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ایک اتنی بڑی لڑائی، شک اور انا کا طوفان، اور اس کا علاج صرف باربیکیو اور کچھ آنسو۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب تو لگتا ہے دیکھنے میں۔ کیا نور کا یہ رویہ واقعی گہری محبت کا اظہار ہے، یا یہ ایک ڈر کے تحت پیدا ہونے والا سروائیول میکینزم ہے، اپنا گھر بچانے کی ایک مجبوری؟ میں بتاتی ہوں، یہ واقعی محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ دراصل طاقت کا توازن واپس لانے کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ پاور ڈائنامکس؟ ایگزیکٹلی۔ جب ہم سروائیول میکینزم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی حکمت عملی اپنانا جس سے کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ ذوالفقار کا غصہ اصل میں اس بات پر تھا کہ نور نے اس سے ایک حقیقت چھپائی تھی، جس سے اسے لگا کہ اس کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ بالکل، اسے لگا کہ اس کا اپنی بیوی پر مکمل کنٹرول نہیں رہا۔ نور کے آنسو، اس کا کھانا پکانا اور اس کا یہ اقرار کہ آپ ہی میری پوری دنیا ہے، دراصل اس کھوئے ہوئے کنٹرول کو بحال کرنے کا ذریعہ تھے۔ یعنی انا کی مالش ہو رہی تھیاں۔ روایتی رشتوں میں جب مرد کی انا زخمی ہوتی ہے نا، تو عورت اکثر اپنی سیلف رسپیکٹ یا خودداری کو قربان کر کے اس انا کی بھرپائی کرتی ہے۔ ذوالفقار کو باربیکیو نے نہیں منایا، صحیح۔ اسے اس احساس نے منایا کہ میں اس کی زندگی کا مرکز ہوں اور یہ میرے بغیر کچھ نہیں۔ جیسے ہی اس کی طاقت اور برتری کا احساس بحال ہوا، مسئلہ وہاں کا وہاں حل ہو گیا۔ واہ، نور نے تو چلو اپنی خودداری کی قربانی دے کر اپنا گھر بچا لیا اور سکون خرید لیا اس رات کے لیے، لیکن اس کہانی کے بالکل دوسرے حصے میں ہمیں ایک بالکل ہی مختلف رنگ نظر آتا ہے۔ دوسرا کپل سالار اور آروشما۔ ہاں، جہاں نور جھک کر طوفان گزر جانے کا انتظار کرتی ہے، وہیں سالار کی نئی بیوی آروشما اس طوفان کے سامنے تن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دبنے والی نہیں ہے۔ آروشما اپنے دوست عامر کی برتھ ڈے پارٹی سے دیر سے آتی ہے، اس کا فون بند تھا۔ سالار اور اس کی ماں دونوں انتہائی پریشان اور شدید غصے میں ہیں اور آتے ہی اسے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور آروشما کا جواب بالکل ڈو ٹوک ہوتا ہے۔ وہ کوئی صفائیاں نہیں دیتی، رونا دھونا نہیں کرتی نور کی طرح۔ وہ صاف کہتی ہے کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو راستہ بھول جاؤں گی۔ وہ اپنے وقت اور اپنی آزادی پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور سالار کا رد عمل بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی ایسے شخص کا ہوتا ہے جس کی امیدیں ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک اچھی بیوی کو اپنا سارا وقت شوہر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کچن کی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے اور ساس سسر کی خدمت کرنی چاہیے۔ روایتی چیک لسٹ دے دی اس نے۔ بالکل، اور آروشما اس روایتی سانچے میں ڈھلنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ سالار کو ایک آئینہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اگر تمہیں روایتی بیوی چاہیے تھی، میرے جوتے موزے اور کھانے کا خیال رکھنے والی، تو تم نے نور کو طلاق کیوں دی؟ صحیح جگہ پر چوٹ کی اس نے۔ یہ جملہ سن کر مجھے ایک مثال یاد آتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سالار نے دوستوں میں دکھاوے کے لیے ایک انتہائی تیز رفتار اور مہنگی سپورٹس کار خرید لی ہے۔
اور اب جب وہ اسے چلا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کار بالکل ایک فیملی وین کی طرح دھیمی، محفوظ اور تسلی بخش چلے۔ ایگزیکٹلی میری مثال پوری کر دی آپ نے۔ اگر اسے فیملی وین ہی چاہیے تھی تو اس نے سپورٹس کار لی کیوں؟ وہ آروشما کی آزادی اور جدید سوچ کو صرف باہر دنیا کو دکھانے کے لیے پسند کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر اسے نور جیسی فرما بردار بیوی چاہیے۔ یہ واقعی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اس مردانہ تسلط اور قبضے کی ذہنیت میں ایک عجیب سا تضاد ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کیسے؟ دیکھیں، ایسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی پڑھی لکھی ہو، ماڈرن نظر آئے، تاکہ سوسائٹی میں ان کا اپنا سٹیٹس اونچا لگے، ان کے دوستوں کے سامنے ان کی عزت بنے۔ ہاں، دکھاوا ضروری ہے۔ لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر وہ اس عورت کی اسی آزادی سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جب آروشما اس کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی اور کچن میں قید ہونے سے انکار کرتی ہے تو سالار اسے قابو کرنے کے لیے ایک نیا اور میں کہوں گی زیادہ خطرناک ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ وہ بیبی پلان والی بات۔ ہاں، وہ تجویز دیتا ہے کہ ان تمام لڑائیوں اور مسئلوں کا حل ایک بیبی پلان ہے۔ یہ بچہ پیدا کرنے والی تجویز والی بات، یہ سننے میں شاید کسی کو لگا ہو کہ وہ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، ایک فیملی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منصوبہ بندی بہت خوفناک تھی میری نظر میں۔ بالکل خوفناک تھی۔ اس تجویز کے پیچھے کوئی باپ بننے کی سچی خواہش یا محبت نہیں تھی۔ پھر کیا تھا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ جب بچہ ہوگا تو آروشما پیدائشی طور پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کی ساری توجہ اس بچے پر ہوگی، وہ گھر پر زیادہ وقت گزارے گی، دوستوں کی پارٹیاں آٹومیٹکلی چھوٹ جائیں گی اور اس کی فزیکل موبلٹی یعنی باہر آنے جانے کی آزادی خود بخود محدود ہو جائے گی۔ یعنی بچہ ایک ٹول ہے۔ بچہ یہاں محبت کی علامت نہیں بلکہ عورت کو گھر میں باندھنے کی ایک زنجیر بنایا جا رہا تھا۔ لیکن آروشما بھی اس چال کو خوب سمجھتی ہے۔ وہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا ٹرائل پیریڈ چل رہا ہے۔ ٹرائل پیریڈ، یہ ورڈ بڑا زبردست تھا۔ ہے نا؟ اسے یقین نہیں ہے کہ سالار ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، اس لیے وہ بچہ پیدا کر کے خود کو اس قید خانے میں ڈالنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ یہ ایک جدید عورت کی بغاوت ہے۔ بالکل، وہ اپنے جسم اور اپنے فیصلوں پر اپنا حق مانگ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس کہانی میں منافقت کا یعنی ہپوکریسی کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک طرف سالار اپنی بیوی کے دوستوں سے ملنے اور دیر سے آنے پر احتجاج کر رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ خود اپنے ہی گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ہی کزن فرا کے ساتھ فلرٹی ماحول بنا کر کھڑا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ سین کچھ اس طرح ہے کہ فرا اسے اکیلے میں کافی دینے آتی ہے اور دونوں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ فرا سالار کے نئے ٹیٹو کو بغور دیکھ رہی ہے اور ان کی قربت بالکل واضح ہے اسکرین پر۔ اور پھر وہاں آروشما آ جاتی ہے۔ پھر اچانک وہاں آروشما آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بیوی یہ دیکھے گی تو غصے سے پاگل ہو جائے گی۔ آروشما شدید غصے میں فرا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اس پر الزام لگاتی ہے کہ وہ اس کا شوہر چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح۔ شور سن کر سالار کی ماں یعنی آروشما کی ساس بھی وہاں آ جاتی ہیں، اور یہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میری سمجھ سے واقعی باہر ہیں۔ ساس کا ریاکشن نا؟ ہاں، ساس دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کا گھر ٹوٹنے والا ہے تو وہ معاملے کو انصاف کے ترازو میں تولنے کے بجائے بس مسئلے کو کارپیٹ کے نیچے غائب کر دینا چاہتی ہیں۔ وہ فوراً فیصلہ کرتی ہیں کہ فرا کو وقتی طور پر گھر سے نکال کر حیدرآباد واپس بھیج دیا جائے۔ اسے پیسے دیے اور روانہ کر دیا۔ یہاں رک کر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم اور میرے خیال سے دلچسپ نقطہ ہے۔ جی بتائیں۔ جب آروشما نے ان دونوں کو اس ماحول میں دیکھا تو اس کا پورا غصہ فرا پر نکلا۔ اس نے سالار کے کالر کو نہیں پکڑا بلکہ فرا کو شوہر چھوڑ قرار دیا۔ صحیح، بلیم شفٹ کر دیا۔ اور پھر جب ماں آتی ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم ایک عورت کو اس طرح کیوں انوالو کر رہے ہو جب تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، بلکہ وہ سیدھا فرا کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ ان دونوں عورتوں نے اپنے غصے اور سزا کا نشانہ ایک دوسری عورت کو بنایا۔
फ्लर्टेशियस माहौल बनाया था वो वहां बिल्कुल बेदाग, बगैर किसी जवाबदेही के खड़ा रहा। उस पर एक आंच तक नहीं आई। ये वाकई एक आहा मोमेंट था मेरे लिए। माशरा कितनी खामोशी से औरतों को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है, और जो असल मुजरिम मर्द है वो चाय का कप पीकर साइड पर हो जाता है। बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है उसे। किसी ने सलार से एक लफ्ज नहीं पूछा इस पूरे एपिसोड में, बल्कि वो उल्टा फरा को जाते हुए ताने देता है। वो कहता है, तुम टिपिकल मिडिल क्लास लड़कियों की शादी की जिद ने सब मजा खराब कर दिया। उफ, ये जुमला जाहिर करता है कि सलार दरअसल कितना दोगला इंसान है। वो औरतों और रिश्तों को सिर्फ एक फन या तफरीह का जरिया समझता है। वो बीवी की आज़ादी पर दरोगा बनकर बैठना चाहता है ताकि उसकी मर्दानगी कायम रहे। और अपनी तफरीह के लिए कोई कैद नहीं चाहता। बिल्कुल, अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उसके नज़दीक शादी का मतलब औरत के लिए कैद और मर्द के लिए मज़ीद सहूलत है। ये हिपोक्रेसी इस मखसूस तबकाती और मर्दाना जहनियत की बिल्कुल परफेक्ट अक्कासी है मेरी नज़र में। जिसे वो फ़न कहता है, वो दरअसल दूसरों के जज्बात से खेलना है। लेकिन जब बीवी अपने किसी दोस्त की बर्थडे पर चली जाए तो वहाँ उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। सही बात है। अब इन सब अलग अलग झगड़ों, अना की टक्कर और मुनाफिकत के बाब के बाद ये तमाम किरदार, माजी और हाल एक ही मुकाम पर जमा होते हैं। यस, हॉस्पिटल वाला सीन। ये इस कहानी का आखिरी मंजरनामा है और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे भी। सलार की वालदा सजदा की टांग में फ्रैक्चर हो जाता है और वो हॉस्पिटल में है। अरुष्मा एक थोड़ी मॉडर्न बहू की तरह अपना फ़र्ज़ पूरा करने और उनकी अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। ठीक है। लेकिन जब वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पहले से कौन मौजूद है? नूर, उनकी पुरानी बहू जिसे तलाक हो चुकी है। और नूर वहाँ सिर्फ खड़ी नहीं थी ना? नहीं, बल्कि वो अपना रिवायती किरदार वैसे ही निभा रही थी। वो कॉफ़ी बनाकर ला रही है और बिल्कुल एक आदर्श फर्माबरदार बहू की तरह खिदमत कर रही है माँ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल उस गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट की तरह है ना, एक ऐसी परछाई जो अचानक आपके सामने आकर आपको बुरा और नामुकम्मल महसूस करवाने लगती है। जैसी आरुष्मा आती है, सजदा बैठकर उसके सामने नूर की बेतहाशा तारीफें करना शुरू कर देती हैं। नई बहू के सामने पुरानी की तारीफ। हाँ, आरुष्मा वहाँ बेहद ओवरशैडो महसूस करती है, जैसे उसका वहाँ होना ही कोई मायने नहीं रखता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या नूर वाकई इतनी बेलोस और फरिश्ता सिफत इंसान है कि तलाक के बाद भी वहाँ खड़ी है आकर, या ये एक बहुत ही खामोश पैसिव अग्रेसिव तरीका है नई बहू को नीचा दिखाने का। इसे समझने के लिए हमें किसी एक किरदार की नीयत पर जाने के बजाय थोड़ा माशरती तवक्कुआत को यानी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को देखना होगा यहाँ। अच्छा, वो कैसे? ये हॉस्पिटल का सीन दरअसल दो औरतों का टकराव नहीं है, ये दो मुख्तलिफ जहनियतों का टकराव है। और उष्मा का ये शिकवा अपनी जगह बिल्कुल बजा था कि उसे हर वक्त नूर से कंपेयर किया जाता है। सही। हमारा मुआशरा एक ऐसी औरत को आला मुकाम देता है जो चुपचाप खिदमत करे, अपने आप को मिटा दे और दूसरों को खुद पर तरजीह दे, जैसे कि नूर कर रही है। जब एक ऐसी औरत सामने मौजूद हो जो हर कुर्बानी देने को तैयार है ना, तो उसके मुकाबले में वो औरत हमेशा बुरी, खुदगर्ज और मगरूर नजर आती है जो अपनी बाउंड्री सेट करती है। वैसे ये बात तो है, बाउंड्री सेट करने वाली औरत हमारे यहाँ बुरी ही समझी जाती है। एग्जैक्टली। आरुष्मा अपने वक्त, अपने जिस्मानी फैसलों और अपनी आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, लेकिन हॉस्पिटल के उस कमरे में नूर की कुर्बानियां आरुष्मा के उसूलों को निगल लेती हैं। जो औरत खुद को झुकाती नहीं, उसे हमेशा गुनहगार बना दिया जाता है। तो नतीजा ये निकला कि एक तरफ वो शख्सियत है जो पुराने कर्जों और उम्मीदों के बोझ तले दबकर अपनी खुददारी बेच रही है ताकि रिश्ता बचा रहे, और दूसरी तरफ वो है जो अपना हक मांग रही है और उसकी कीमत एहतिजाज और बगावत से चुका रही है। सही समराइज किया आपने। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें ना, तो इन दोनों कहानियों से एक चीज़ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। अगर किसी भी रिश्ते में
उसूल और एक दूसरे से तवक्कुआत वाज़ेह ना हो तो माजी की परछाइयाँ, जैसे सलार और नूर का रिश्ता था, हमेशा मौजूदा हालात पर एक अजाब बनकर छाए रहते हैं। सही कहा आपने। जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को ऐसी पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां मोहब्बत, अना और रिवायत आमने सामने आकर टकराते हैं। बिल्कुल। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि इन किरदारों की लड़ाइयाँ और मसाइल सिर्फ बातचीत की कमी या कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं थे। असल मसला ये था कि चाहे जुल्फ़िकार हों या सालार, उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को एक आज़ाद इंसान समझने के बजाय अपनी मिल्कियत या प्रॉपर्टी समझ लिया था। पोजेशन समझ लिया था। हाँ, औरत उनके लिए एक ऐसा वजूद थी जिस पर मुकम्मल कब्जा किया जा सके। और ये मिल्कियत का एहसास ही वो खतरे की घंटी है, वो सिक्योरिटी अलार्म है, जहां से हमने आज की इस गहरी गुफ्तगू की शुरुआत की थी। जब आप सामने वाले पर अपना कब्जा चाहते हैं तो उसका छोटा सा फैसला भी आपको खतरा लगने लगता है। सही बात है। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, एक आखिरी सवाल है जो मुझे अंदर से वाकई उलझा रहा है और मैं चाहता हूं कि सुनने वाले भी जरूर इस पर थोड़ा वक्त निकालकर गौर करें। जी जरूर। जरा तसव्वुर करें, अगर नूर आरुष्मा की तरह अपने हक के लिए तन कर खड़ी होती, अपना असूल बनाती और अपने आंसू बहाकर जलील होने से इनकार करती, या फिर अगर आरुष्मा बिल्कुल नूर की तरह सब्र करने वाली, सर झुकाकर खामोशी से हर हुक्म मानने वाली औरत बन जाती, तो क्या उनकी शादियां बच जाती? बहुत डीप सवाल है ये। या फिर असल मसला सिर्फ मर्द या औरत का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि वो अनकही तवक्कुआत, वो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम किसी के साथ रिश्ता बनाते वक्त बगैर बताए दिल में रख लेते हैं, और फिर वही खामोश उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता किसी भी अच्छी भली इमारत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देती हैं। ये वाकई एक बेहतरीन और चुभने वाला सवाल है। ये एक ऐसी सोच है जो किसी भी रिश्ते में मौजूद हर शख्स को ज़रूर टटोलनी चाहिए कि वो अपने पार्टनर से दरअसल किस कीमत का मुतालबा कर रहा है और बदले में क्या दे रहा है। और इसी फिक्रंगेज ख्याल के साथ हम अपनी आज की इस गहरी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हैं। इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि रिश्तों की इमारत में दरारें क्या सच में बाहर के तूफान से आती हैं, या उनकी बुनियादें पहले ही हमारी अना की दीमक से खोखली हो चुकी होती हैं। अपना और अपने रिश्तों का वाकई बहुत ख्याल रखिए। फ़र्ज़ करें कि, और ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई अपने घर के सुकून में बैठा है, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई मसला नहीं है, हाँ, सब सेट है, और अचानक शौहर या बीवी के एक्स का फ़ोन आ जाता है। ओहो। और सोचें, वो कॉल सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं है, वो एक्स इंतहाई एतमाद से, मतलब इतने धीठपन से कहता है कि भाई, मैं इस वक्त तुम्हारी बीवी के पुराने कमरे में उसके बिस्तर पर बैठा हूं और वो आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बाप रे, ये तो एक धमाका है। धमाका है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान ऐसी सूरत हाल में क्या करेगा? गुस्से से पागल हो जाएगा या फिर किसी और पहलू पर गौर करेगा? आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम ऐसी ही एक धमाकेदार सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। बिल्कुल। हम मशहूर ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की एपिसोड 36 के कुछ इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा हिस्सों को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मकसद ये है कि हम इन किरदारों की आड़ में छुपी हुई इंसानी नफ्सियात को समझें। हम देखें कि जब दो लोगों के दरमियान अना आती है, यानी वो जो ईगो का मसला होता है, तो रिश्ते कैसे दम तोड़ते हैं। सही। और ख़ास तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में रिवायती सोच और आजकल की जो जदीद ज़हनियत है, उसका जो तसादुम होता है, वो दिलों में कितनी गहरी दरारें डाल देता है। हम इस तहकीकी जायजे को आम जिंदगी के तजुर्बात से जोड़कर देखेंगे, ताकि सुनने वालों को समझ आए कि ये सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदार नहीं हैं। हाँ, ये हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। एग्जैक्टली, ये हमारे इर्द गिर्द पनपने वाले रवैये हैं। हम खुद भी कभी कभी इन्हीं हालात से गुजर रहे होते हैं। मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, एक ऐसी कॉल जो किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद हिला सकती है, हिला कर रख देती है।
सालार, जो कि नूर का साबिक शौहर है, वो अचानक नूर के मौजूदा शौहर जुल्फ़िकार को कॉल करता है और सालार का अंदाज इंतहाई ढीठपन और तकब्बुर से भरा हुआ है। हाँ, जलील करने वाला अंदाज। बिल्कुल, वो जुल्फ़िकार को वाज़े तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो दावा करता है कि जुल्फ़िकार से नूर की शादी सिर्फ एक मजबूरी का नतीजा थी और अगर वो आज भी नूर को आवाज़ दे तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास दौड़ी चली आएगी। ये बहुत टॉक्सिक मूव है। बहुत टॉक्सिक है। अब जाहिर है ऐसी बात सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। जुल्फ़िकार शदीद गुस्से में आता है और फौरन धमकी देता है कि वो सालार के घर आकर उसे उसी की कब्र बना देगा। देखिए, जुल्फ़िकार का ये गुस्सा देखने में तो एक आम रद्द-ए-अमल लगता है ना, हाँ, फितरी सी बात है। लेकिन यहाँ नफ्सियात का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सालार का ये रवैया खुदपसंदी या नार्सिसिज्म की आखिरी हद को जाहिर करता है। वो नूर को तलाक दे चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन ज़हनी तौर पर वो अब भी नूर पर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल तस्लीम करवाना चाहता है। वो दरअसल जुल्फ़िकार को ये पैगाम दे रहा है कि भाई, कागज़ पर तुम्हारा नाम ज़रूर है, लेकिन असलियत में वो आज भी मेरी मिल्कियत है। यानी एक तरह से प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है वो। एग्जैक्टली। और इसी दौरान एक और धमाका होता है। नूर बीच में आती है, जुल्फ़िकार को रोकने की कोशिश करती है और बातों बातों में ये खुलासा हो जाता है कि सालार पिछले कुछ दिनों से नूर को लगातार तंग कर रहा था। आहा, ये बात नूर ने छुपाई थी। बिल्कुल छुपाई थी। नूर ने ये बात जुल्फ़िकार से मुकम्मल तौर पर छुपाई। अगर इसको एक मिसाल से समझें हम, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने घर का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया हो, लेकिन घर वालों को पता ही ना हो कि चोर पहले से ही अंदर मौजूद था। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। जब कोई पुराना पार्टनर अचानक जिंदगी में दखलंदाजी करता है ना, तो मौजूदा पार्टनर की अना सीधा खतरे की घंटी महसूस करती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पर जरूर सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछें। जुल्फ़िकार का इस कदर आग बगोला होना शायद अपनी जगह ठीक भी तो है। एक शौहर या बीवी इस बात पर गुस्सा क्यों ना हो कि उसके लाइफ पार्टनर ने इतनी बड़ी बात छुपाई? किसी भी इंसान को अंधेरे में रखे जाने पर बुरा लगता है ना। इसमें ईगो या अना का क्या काम? ये वाकई एक बहुत माकूल सवाल है और आप ठीक कह रहे हैं, गुस्सा आना फितरी है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना होगा कि जुल्फ़िकार के गुस्से का रुख किस तरफ है और उसके अल्फाज क्या हैं। अच्छा, जब उसे पता चलता है कि सालार नूर को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, तो जुल्फ़िकार का पहला जुमला ये नहीं होता कि नूर, तुम्हें ज़हनी अज़ियत से अकेले क्यों गुजर रही थी। राइट। वो ये नहीं कहता कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, बल्कि उसकी फिक्र का मरकज कुछ और ही है। वो कहता है, he'll think I have no honor। ओह वाओ, यानी गैरत का मसला बना दिया। बिल्कुल, यानी वो समझेगा कि मुझ में गैरत ही नहीं है। जुल्फ़िकार नूर की ज़हनी तकलीफ और उसके खौफ को समझने के बजाय इस पूरे मामले को अपनी मर्दाना अना और समाज में अपनी इज्जत का मसला बना लेता है। सही। उसका दुख ये नहीं है कि नूर परेशान थी। नहीं, उसका दुख ये है कि एक दूसरे मर्द ने उसकी बीवी को फोन किया और उसे खबर तक नहीं हुई। ये औरत की हिफाजत का मामला नहीं रहता, ये दो मर्दों के दरमियान कब्जे और ताकत की टक्कर बन जाता है। ये पॉइंट सच में दिलचस्प है। एक तरफ वॉर चल रही है बेसिकली। जुल्फ़िकार का गुस्सा इतना शदीद होता है कि वो घर से ही चला जाता है और पूरा घर एक अजीब से खौफ और बेयकीनी का शिकार हो जाता है। अब आते हैं इस मसले के हल की तरफ। जुल्फ़िकार आग बगोला है और नूर के पास इस ततप्पुन को ठंडा करने के लिए क्या तरीका है? वही पुराना तरीका। एक बिल्कुल रिवायती, सदियों पुराना नुस्खा, खुराक और फरमाबरदारी। वो जुल्फ़िकार को मनाने के लिए सीधा किचन का रुख करती है और वो भी सिर्फ एक आम सा खाना नहीं पका रही होती। दावत चल रही होती है पूरी। हाँ, दावत। वो मुलाजिम को बताती है कि जुल्फ़िकार को चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल और बारबेक्यू पसंद है और वो ये सब कुछ तैयार करेगी। यहाँ एक ऐसी बारीक तफसील सामने आती है जो मुझे अंदर तक अजीब लगी। वो सिरके वाली बात ना? हाँ, मुलाजिम बताता है कि उसने मुर्गी को धो लिया है और नूर इंतहाई फिक्रमंदी से खास तौर पर पूछती है कि क्या उसे सिरके से धोया गया है, क्योंकि अगर ठीक से ना धुले तो बीमारी फैल सकती है। देखें, ये सिरके वाली बात सिर्फ सफाई का ख्याल नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? ये दरअसल उस डर और एंजाइटी की निशानदेही करती है जो नून के अंदर चल रही है उस वक्त।
وہ جانتی ہے کہ ذوالفقار اس وقت ایک آتش فشاں کی طرح ہے جو کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ صحیح بات ہے، وہ ڈرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، کھانے میں ایک معمولی سی کمی یا بس سرکے کا نہ ہونا اس کے غصے کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ وہ خود کو اور اپنے ماحول کو انتہائی پرفیکٹ بنانے